Hello aspirants, welcome to Aspirant Dream Civil Services. How you all are doing? Today I am going to discuss part 3 of super full length test series. Earlier I discussed part 1 and 2. So if you didn't attempt part 1 and 2, so definitely attempt it because these are 100% predicted question for UPSC and other state PCS exam, and mainly focus on the HCS exam which is going to be held on 12 September. So friends, आप इसको seriously attempt करें. यहाँ से question पक्का आएंगे, ये मैं बार बार कह रही हूँ. अगर आप अटेम्प्ट करें तो अच्छा, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया सो फ्रेंड्स गो एंड अटेम्प्ट ऑल द पार्ट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज. आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, पहले वीडियो को म्यूट करना है और 100 में से आपको जितने क्वेश्चन आते हैं अच्छे से उनको पहले सॉल्व करना है. आफ्टर दैट आप वीडियो को अनम्यूट करके सॉल्यूशन को सुनिएगा और आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं और ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है. सो स्टार्ट करते हैं टुडेज टेस्ट सीरीज पार्ट 3. Question 1 of today's test series is, who of the following was not the moderate leader of Indian National Congress? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं थे? ए. गोपाल कृष्ण गोखले, बी. अरबिंदो घोष, सी. एम.जी. रानाडे, डी. सुरेंद्रनाथ बनर्जी. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. मैंने कल ही एक वीडियो में कवर किया है इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज, फेमस पर्सनालिटी. सो आप उसको देखिएगा. Answer is B. Arbindo Ghosh. He is a extremist leader, not a moderate leader of Indian National Congress. Now question number 2. Which socio-religious movement of 19th to 20th century adopted the practice of occult mysticism? 19वीं से 20वीं सदी के किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने गुप्त रहस्यवाद की प्रथा को अपनाया था? A. आर्य समाज, B. ब्रह्मो समाज, C. the Theosophical Society, and D. the Gurdwara Reform Movement. So try this question. Answer is C. Theosophical Society. So Theosophical Society was founded by Madam H.B. Blavatsky and Colonel Olcott in New York. और कौन से ईयर में ये एस्टेब्लिश हुई थी? 1875 में. और 1882 में इसका हेडक्वार्टर जो है सोसाइटी का, इट वॉज एस्टेब्लिश नियर मद्रास. देर इज अ प्लेस अदार इन इंडिया एंड नाउ दिस प्लेस इज नोन एज चेन्नई. और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो 1875 में फाउंड की गई थी एज अ वर्ल्ड वाइड बॉडी. और इसका मेन एम क्या था? टू एडवांस द आइडियाज ऑफ दिस सोसाइटी इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस थियोसॉफिस्ट, स्पेशली ग्रीक और जो अलेक्जेंड्रिया प्लेटोनिक फिलोसफर्स थे 3rd सेंचुरी के, उनके आइडियाज को कंटिन्यू करना था. इसमें बहुत सारी फिलोसफीज को इन्वॉल्व किया गया था, लाइक बुद्धिज्म, वेदांता, और बुद्धिज्म में महायाना बुद्धिज्म को किया गया था. इवन सूफिज्म भी था और कबाला भी था. सो इस सोसाइटी के मेन फंक्शन ये था कि ये ईस्ट और वेस्ट के बीच में एक ब्रिज लिंक करती थी. एंड इट आल्सो एम्फसाइजेस द कॉमनलिटी ऑफ द ह्यूमन कल्चर. नाउ कम टू आर्य समाज. आर्य समाज इज अ मोनोथिस्टिक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट. और ये किसने स्टार्ट की थी? एंड इट इज फाउंडेड बाय द स्वामी दयानंद सरस्वती ऑन 10th अप्रैल 1875. और इसका ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम था टू प्रमोट द वैल्यू ऑफ बिलीफ इन द इनफॉलिबल अथॉरिटी ऑफ द वेदास, दैट इज गो बैक टू वेदास. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, हु प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बॉम्बे? सो बॉम्बे में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन हुए थे उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ए. ह्यूम, बी. गोपाल कृष्ण गोखले, सी. बाल गंगाधर तिलक, एंड डी. W.C. बनर्जी. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. ये सब मैंने पहले अर्लियर अपनी वीडियोस में डिस्कस किया. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसको देख लीजिएगा. आई डिस्कस फुल मॉडर्न हिस्ट्री इन वन वीडियो एंड नेशनल मूवमेंट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इज ऑलरेडी डिस्कस एंड आई विल डिस्कस पार्ट 3 आल्सो. सो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा. सो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए. आंसर इज डी. इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड व्हेन 72 डेलीगेट जो थे फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री मेट एट बॉम्बे इन 1885. और इसका मेन जो लीडर्स थे वो थे दादा भाई नेहरूजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी एंड इवन रोमेश चंद्र दत्त. एओ ह्यूम जो थे एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर एंड सर्वेंट थे एंड ही इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. एंड ही रियलाइज द जो भी ग्रीवेंसेस थी इंडियंस की वर राइजिंग इन फियर. सो इन्होंने ये रियलाइज किया था एंड आफ्टर दैट इंडिया गेन्ड इट्स
इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक सेंट्रल और डिफाइनिंग प्लेटफॉर्म था जहां पर इंडियंस जो है वो अपनी जो भी ग्रीवेंसेस होती थी, जो भी अपनी प्रॉब्लम्स होती थी वो रखते थे। सो इसके प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच इवेंट अर्न फॉर वल्लभ भाई पटेल द टाइटल ऑफ सरदार। सो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ए अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, बी खेड़ा सत्याग्रह, सी बारदोली सत्याग्रह, डी इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट विद इंडिया। सो ट्राई दिस क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन द एग्जाम। आंसर इज सी बारदोली सत्याग्रह। सो बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। एंड ये बारदोली सत्याग्रह क्या था? इट इज कहाँ पर हुआ था? इट इज हेल्ड इन गुजरात, इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल and it was the one of the major episode of the civil disobedience movement and the revolt in the Indian independence movement on June 1928। और मूवमेंट जो है वो इवेंचुअली लेड की थी वल्लभ भाई पटेल ने। एंड जो इसकी सक्सेस थी, इट गेव राइज टू पटेल बिकमिंग वन ऑफ द मेन लीडर ऑफ द इंडिपेंडेंट मूवमेंट। एंड आफ्टर दैट खेड़ा सत्याग्रह जो था 1918 में हुआ था इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। एंड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश राज there is a satyagraha movement which was organized by the Gandhi ji and it was one of the major revolt in the Indian independence movement। और ये जो है खेड़ा सत्याग्रह, इट इज द सेकंड सत्याग्रह मूवमेंट आफ्टर द चंपारण सत्याग्रह ऑफ बिहार। एंड गांधी जी ने क्या किया था? इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया था टू सपोर्ट द पीजेंट्स। थर्ड वन इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हुई थी, इट वॉज वन ऑफ द मेन एपिसोड ऑफ मॉडर्न इन हिस्ट्री, जहाँ पर जो वर्कर्स थे टेक्सटाइल मिल के अहमदाबाद में, उन्होंने फाइट की थी फॉर द इकोनॉमिक जस्टिस के लिए। एंड जो मिल ओनर्स थे उन्होंने उनके जो प्लेग बोनसेस थे उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था, उनको देना बंद कर दिया था। तो क्या हुआ था कि जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने फर्स्ट टाइम फास्ट रखा था अनटू डेथ के लिए। और इनका फास्ट जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? 15 मार्च 1918 में। तो इसलिए इस मूवमेंट को अहमदाबाद मिल हंगर स्ट्राइक भी बोलते हैं। Question number 5 is when was the Montague Declaration made about the introduction of responsible government in stages for India। भारत के लिए चरणों में जिम्मेदार सरकार की शुरुआत के बारे में किसने घोषणा की थी और कब की थी? A 20 अगस्त 1916 में, B 20 अगस्त 1917, C 20 अगस्त 1918, डी 20 अगस्त 1919। सो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप आंसर दीजिए इसका। आंसर इज बी 20 अगस्त 1917। सो मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है इट इज आल्सो कॉल्ड एज द मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। एंड इट वाज इंट्रोड्यूस बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस किया था? टू इंट्रोड्यूस द सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन इन द ब्रिटिश इंडिया। और जो रिफॉर्म्स हुई थी दे वर टेक प्लेस फ्रॉम द एडविन। जो मॉन्टेग थे वो सेक्रेटरी थे स्टेट ऑफ इंडिया के। और उसके बाद जो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे वो वॉइसरॉय थे। एंड ही वाज द वॉइसरॉय बिटवीन 1916 से 1921 तक रहे थे। और ये जो रिफॉर्म्स थी ये प्रिपेयर की गई थी 1919 में। एंड इट वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये रिफॉर्म कौन सी एक्ट से आई थी। तो इट केम फ्रॉम द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और ये किससे रिलेटेड है? दीज आर रिलेटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया इस रिफॉर्म के बारे में, जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ मुस्लिम लीग हेल्ड? ए ढाका, बी कैलकाटा, सी लाहौर, डी कराची। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शंस आर ढाका, कैलकाटा, लाहौर एंड कराची। सो ट्राई दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी कराची। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो एस्टेब्लिश हुई थी 1906 में इन ब्रिटिश इंडिया में। और इसको जो है मेनली इसलिए एस्टैब्लिश किया था फॉर द डिमांड ऑफ सेपरेट मुस्लिम मेजोरिटी नेशन स्टेट लाइक पाकिस्तान। एंड आफ्टर दैट इसके फाउंडर जो थे वो थे नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। और ये 30 दिसंबर 1906 को ढाका में फाउंड की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 इज ग्रीन रेवोल्यूशन मेड द कंट्री सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन
but had some fallouts. Consider the following statement. Number 1 is it has successful in case of wheat but not in the case of pulses. Number 2, brought interstate disparities. Number 3, helped in restoring the soil fertility. Number 4, reduced water table in some states. So options are A 1, 3, 4, B 1 and 2, C 1 to 4, D all of the above. So try this question. हरित क्रांति ने देश को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन इसके कुछ नतीजे भी थे. निम्नलिखित में से कौन से नतीजे सही हैं? सो ट्राई करिए. आंसर इज सी 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट एंड थर्ड इज नॉट करेक्ट. सो देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो क्या है. ग्रीन रेवोल्यूशन को थर्ड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है and it is set up of the research technology transfer initiative which was occur between 1950 से 1980s में ये आया था. And it has increased the agriculture production in the parts of the world which was marked in the late part of the 1960. And ये जो initiative था it was resulted in the adoption of new technologies आई थी, like high yielding variety seeds आए थे of cereals के, especially कौन सी cereals और wheat थी इसमें और rice था. और ये किससे एसोसिएटेड था? इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का, एग्रोकेमिकल्स का और कंट्रोल वाटर सप्लाई का यूज किया गया था, विच वॉज इन्वॉल्व द इरीगेशन पार्ट आल्सो. एंड द न्यूअर मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन वर अडोप्टेड ड्यूरिंग दिस रिवोल्यूशन एंड इवन मैकेनाइजेशन वॉज डन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द एग्रीकल्चर. एंड ऑल दिस टुगेदर वर सीम एज अ पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस. जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज होती थी उसको एक तरह से हटा के एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज किया था, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ था और रेवोल्यूशन आ गया था. और इसके मेन पॉइंट क्या है? इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, कैपिटल इनपुट्स थी. नंबर 2 क्या है? एडॉप्शन ऑफ द मॉडर्न साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग. नंबर 3 क्या है? इसमें हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स को यूज किया गया था. एंड नंबर 4 इज प्रॉपर यूज किया गया था केमिकल फर्टिलाइजर्स का. एंड नंबर 5 इज कंसोलिडेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग. सो ये पांचों पॉइंट आपको जरूर लिखने हैं, अगर मेंस में आए या पीटी में भी पूछ सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज कोरल रीफ्स आर फाउंड between 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, बी 15 डिग्री नॉर्थ एंड 15 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, C between 5 degree north and 10 degree south latitude, D none of the above. So कोरल रीफ के बारे में इसमें से कौन सा करेक्ट है? ट्राई करिए. आंसर इज A. सो कोरल रीफ्स कौन से लैटिट्यूड में मिलती हैं? 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में, और जहां पर सी टेम्परेचर जो है वो वार्मेस्ट होना चाहिए. सो दिस इज द कंडीशन फॉर द कोरल रीफ. एंड कोरल्स आर नीड टू एक्सेस टू सनलाइट. इनको सनलाइट की जरूरत होती है बिकॉज जो एल्गी होता है वो लिविंग होता है इन देयर सेल्स एंड इट नीड लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस की, उसको लाइट चाहिए होती है. सो इसलिए वाटर जो है वो वार्म होना चाहिए एंड जहां पर ये अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, और वो शैलो और क्लियर होना चाहिए. सो दीज आर ऑल द कंडीशन फॉर द कोरल रीफ पार्ट्स. एंड आई आल्सो डिस्कस इन माई ज्योग्राफी हिट वन लाइनर सीरीज, तो आप उसको भी देखिएगा अगर आपको डिटेल में जानना है तो. Question number 9 is stalactites and stalagmites are A. Erosional landform in the karst region, B. Depositional landform in the karst region, C. Transportation landform in the karst region and D. None of the above. So इसमें से कौन सी डेफिनेशन सही है? आप बताइए, ट्राई करिए इसको. आंसर इज B. Depositional landform in the karst region. So stalactites क्या होते हैं? It is an आइस शेप फॉर्मेशन होता है दैट हैंग्स फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ केव एंड इट इज प्रोड्यूस बाय द प्रेसिपिटेशन ऑफ द मिनरल्स. तो ये प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल से प्रोड्यूस होता है एंड फ्रॉम वेयर द वाटर इज ड्रिपिंग थ्रू द केव सीलिंग. जहां से केव की सीलिंग से पानी टपकता है वहां से प्रेसिपिटेशन होती है और वहां से स्टेलासाइट जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं. और स्टेग्लामाइट्स क्या होता है? इट इज एन अपवर्ड ग्रोइंग माउंट ऑफ द मिनरल डिपॉजिट्स. सो ऊपर की तरफ जो मिनरल डिपॉजिट हो जाता है और वो ग्रो करता है, दैट इज कॉल्ड स्टेग्लामाइट्स एंड दैट हैव प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द वाटर ड्रिपिंग ऑन टू द फ्लोर ऑफ द केव. सो जो केव के ऊपर वाला पार्ट होता है वहां पे वाटर ड्रिपिंग से जो भी मिनरल्स डिपॉजिट वगैरह ग्रो होते हैं या फाउंड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टेग्लामाइट्स.
Question number 10th is Savannah region of the Brazil is locally called as A. Llanos, B. Cerrado, C. Pampas, D. Prairie. So it is very easy question. बताइए इसमें से कौन सा सही है. आंसर इज बी Cerrado. So Savannah region जो है ब्राजील में उसको लोकली Cerrado कहते हैं. Question number 11th is match the following. In column 1 grasslands names are given and column 2 regions are given. So आपको सही मैच बताना है इसमें से कौन सा है. A veldt, B down, C prairies, D pampas, E steppe. Options are given, so match the following. आंसर इज B. जो वेल्ड हैं वो साउथ अफ्रीका रीजन में पाए जाते हैं ग्रासलैंड्स, और जो डाउन्स हैं दीज आर द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड द प्रेरीज आर द पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एंड पैम्पास जो है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है, और जो स्टेपीज है दिस इज फाउंड इन द एशिया रीजन. Now question number 12 is match the following list 1 with list 2. A. Kimberley, B. Venki, C. विद वाटर स्ट्रैंड, डी कटंगा. सो इसमें से बताइए कहाँ पर कौन सा मिनरल मिलता है. सो सेकंड पार्ट में डायमंड, कोल, गोल्ड, कॉपर. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. किम्बरले इज फेमस फॉर डायमंड, वेंकी में कोल मिलता है, एंड विट वाटर एंड में गोल्ड मिलता है, एंड कटंगा इज फेमस फॉर कॉपर. सो आप इसको लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Now come to question number 13. The number of the wetlands in India listed under the Ramsar Convention is. कितने wetland आते हैं रामसर कन्वेंशन में इंडिया के. A 35, B 26, D 52, D 42. So try this question. आंसर इज D 42. ये मैंने पहले भी अपनी सीरीज में वीडियोस में डिस्कस किया. आपको डिटेल में देखना है तो आप उन वीडियोस को, ज्योग्राफी वाली वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा. सो इसमें क्या है, देर आर 2 wetlands विच आर रिकमेंडेड बाय द डिपार्टमेंट. दीज आर सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी विच इज नियर द गुरुग्राम, एंड द मिंदवाज लेक इज सिचुएटेड इन द झज्जर डिस्ट्रिक्ट. सो ये दोनों जो है ये कहाँ के वेटलैंड है, हरियाणा के रामसर कन्वेंशन में जो है. Question number 14 is India ratified the Stockholm Convention for protecting the human health and the environment from persistent organic pollutants. So कौन से ईयर में ये भारत ने मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को लगातार जो कार्बनिक प्रदूषण से बचाने के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन लाए थे उसकी पुष्टि की थी. A 2000 में, B 2020 में, C 2010 एंड D 2006. So try this question. Answer is D 2006. तो स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है. इट इज अ ग्लोबल ट्रीटी है विच एम टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट. किससे प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट. सो इट इज रिलेटेड विद द पीओपीज, और ये 2006 में आया था. इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था. मीन्स क्वेश्चन नंबर 15 इज यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड 2020 एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ ए सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट, B International Year of Plant Health, C International Year of Pulses, D International Year of Human Health. So आंसर बताइए. संयुक्त राष्ट्र ने 2020 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, तो इसमें से कौन सा सही है. So आंसर इज B International Year of Plant Health, declared 2020 as International Year of Plant Health. Question number 16 is the global agreement that deal with the control of transboundary movement of hazardous waste and their disposal is called as. So जो वैश्विक समझौता जो खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार संचलन के नियंत्रण और उनके निपटान से संबंधित है उसको क्या कहते हैं. A बेसल कन्वेंशन, B कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, C रामसार कन्वेंशन, D रोटरडैम कन्वेंशन. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर क्या है इसका, ए बेसल कन्वेंशन. सो बेसल कन्वेंशन क्या है, इट एस्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड्स फॉर द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट एंड इवन म्युनिसिपल इंसिनरेटर जो होते हैं, ऐश होता है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है. एंड इट आल्सो इंक्लूडेड द नोटिस टू एंड रिटर्न कंफर्मेशन फ्रॉम द रिसीविंग कंट्री. तो एक्सपोर्ट करने से पहले रिटर्न कंफर्मेशन लेना इसके लिए बहुत जरूरी है, जो बेसल कन्वेंशन के अंडर आता है. ये सब हैजर्डस जो एलिमेंट्स हैं इन सब की. एज ऑफ नवंबर 2022 में 187 कंट्रीज और यूरोपियन कमीशन जो है इसकी पार्टीज ऑफ कन्वेंशन बनी थी.
सो नेक्स्ट इज रोटरडैम कन्वेंशन. सो रोटरडैम कन्वेंशन क्या है? इट इज ऑन द प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर दैट इज कॉल्ड एज PIC फॉर सर्टेन हैजर्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड. जो इंटरनेशनल ट्रेड में हैजर्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है टू प्रमोट इट्स शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू कोऑपरेट द एफर्ट अमंग द पार्टीज इन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ डेंजरस केमिकल्स. सो डेंजरस केमिकल्स के जो भी डीलिंग होती है लाइक इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, तो ये उससे रिलेटेड है. एंड इवन इट आल्सो प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम द डेंजरस केमिकल. Question number 17 is dead zone in the world ocean and large lakes are characterized by A. High biological oxygen demand, B. Excessive bloom of the algae, C. Excessive nutrients like nitrate and phosphate, D. All of the above. So विश्व के महासागरों और बड़ी झीलों में मृत क्षेत्रों की विशेषता क्या है? So आंसर दीजिए. आंसर इज D. All of the above. सभी जो है वो डेड जोन में आते हैं वर्ल्ड के ओशंस में और लार्ज लेक्स में. तो इनमें क्या होना चाहिए? हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होना चाहिए, एक्सेसिव ब्लूमिंग होनी चाहिए एल्गी की, और एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जैसे कि नाइट्रेट और फॉस्फेट होना चाहिए. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18. द मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस इन द एटमॉस्फेयर इज. तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस है? A. आर्गन, B. हीलियम, C. नियॉन, D. जिनॉन. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. Answer is A. Argon is the most abundant noble gas in the earth crust. और ये कितना परसेंट है? 0.00015% ऑफ द क्रस्ट पार्ट. एंड जिनोन क्या है? जिनोन एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल Xe होता है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 54 है. और ये कलरलेस, डेंस और ऑर्डरलेस नोबल गैस है विच इज फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, और ये बहुत ट्रेस अमाउंट्स में पाया जाता है. Question number 19 is what is meant by the term oil japper that we frequently hear in the news. So oil japper क्या है जो न्यूज में हमें बहुत बार सुनने को मिलता है? A. It is an eco-friendly technology for the remediation of oil sludge and oil spills. B. It is the latest technology to control the accidentally caused flame from the oil well. C. It is the latest technology developed for the undersea oil exploration. D. None of the above. सो आंसर दीजिए. आंसर इज A. इट इज एन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर द रेमिडिएशन ऑफ ऑयल स्लज एंड ऑयल स्पिल्स. जो तेल कीचड़ होता है और जो तेल रिसाव होता है उसके उपचार के लिए एक ये पर्यावरण का अनुकूल तकनीक है ऑयल जैपर. Question number 20 is International Union for Conservation of Nature, that is IUCN. It consider a species to be critically endangered if the spatial measure, that is the extent of occurrence, is estimated to be less than how much kilometer square. तो जो प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN ने एक प्रजाति को गंभीर रूप से लुप्त प्राय मान्यता दी है, और यदि स्थानिक उपाय घटना की सीमा के कितना किलोमीटर वर्ग से कम होने का अनुमान लगाता है. तो A 100 किलोमीटर स्क्वायर, B 200, C 1000, D 50. So it is a factual question. Try this. Answer is A 100 kilometer square. So IUCN Red List, it is a critically endangered species. It is one of that has been categorized by the IUCN and also facing an extremely high risk of extinction in the wild. As of 2021 में क्या होता है? There are around 1,20,372 species हैं जो currently IUCN ने ट्रैक की हैं, and there are also 68,100 species हैं which are critically endangered हैं. तो मैंने ये सब आपको इकोनॉमी इकोलॉजी के हिट वन लाइनर में इसको डिटेल में बताया, वो उसको जरूर देखिएगा, आपको अच्छे से डिटेल और मिलेगी. और IUCN रेड लिस्ट जो है इट प्रोवाइड द पब्लिक विद द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ. तो ये किसके कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में होती है? IUCN रेड लिस्ट एनिमल, फंगस एंड प्लांट स्पीशीज की. और ये डिवाइड करती है स्पीशीज को 7 डिफरेंट कैटेगरीज में. तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है? कंजर्वेशन दैट इज बेस्ड ऑन द हैबिटेट रेंज, एंड सेकेंड इज पॉपुलेशन साइज पे, थर्ड वन इज उनके हैबिटेट पे, एंड फोर्थ वन इज उनके थ्रेट पे. सो हर एक कैटेगरी को एक डिफरेंट लेवल पे ग्लोबल एक्सटिंक्शन रिस्क पे बांटा गया है. Now
come to question number 21. Consider the following statement about an estuary. तो estuary के लिए कौन सी statement जो है सही है? A. An estuary, the place where the river fresh water meet with the ocean water. B. This area is highly productive. So इसमें से कौन सी correct है? Option A is only 1. Option B only 2. C both 1 and 2. D neither 1 nor 2. So try this question. Answer is 1 and 2. So both statements are correct for the estuary. Question number 22. Compound of which is cause the Minamata disease. तो इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो Minamata disease cause करता है? A. Mercury, B. Cadmium, C. Cobalt, D. Fertilizer. So try this question. Where is the question? Answer is A. Mercury. So Minamata disease क्या है? It is a methyl mercury poisoning होता है which affect the neurological part of the human being and even animal also, and it has the symptoms and it is caused by the daily consumption of large quantity of fish and the shellfish, and it is heavily contaminated with the toxic chemical which is generated in the chemical factories and discharged into the sea. So जो chemical factory से जो टॉक्सिक केमिकल होते हैं उसमें जो सी के अंदर जाते हैं उसको क्या होता है कि जो फिश वगैरह अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई कंजप्शन कर रहा है तो उसके थ्रू उसमें वो ट्रांसफ़र हो जाता है और उनको ये डिजीज़ हो जाती है, और ये जापान में सबसे ज़्यादा ये डिजीज़ फैली थी पहले. क्वेश्चन नंबर 23 इज विच अमंग द फॉलोइंग सिटी इज कॉल्ड एज 0 माइल सेंटर बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन ऑन इट्स जियोग्राफिक सेंटर. सो इसमें से कौन सा भौगोलिक केंद्र पर स्थित होने के कारण किस शहर को 0 माइल सेंटर कहा जाता है? ए. सोनीपत, बी. नागपुर, सी. भोपाल, डी. जबलपुर. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी. नागपुर. सो 0 माइल स्टोन क्या है? इट इज अ मोन्यूमेंट विच वॉज बिल्ट बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया. सो ये कब किया था ब्रिटिशर्स ने? 1907 में इसको डिस्कवर किया था, एंड इन कहाँ पर किया था? नागपुर, महाराष्ट्र में. क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ए. मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स, बी. कुडानकुलाम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, सी. कांडला टाइडल प्रोजेक्ट, डी. सेतु समुद्रम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. तो इसमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? स्टार्ट करिए. आंसर इज डी. सेतु समुद्रम जो है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं है. इट इज अ शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट एंड इट इज प्रपोज प्रोजेक्ट टू क्रिएट द शिपिंग रूट इन द शैलो स्ट्रेट्स दैट इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, एंड दिस आल्सो प्रोवाइड कंटिन्यूसली नेविगेबल सी रूट प्रोवाइड करता है अराउंड द इंडियन पेनिनसुला पार्ट. क्वेश्चन नंबर 25 इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड इन द इक्वेटोरियल रीजन. सो कौन सी क्रॉप जो है वो इक्वेटोरियल रीजन में उगाई जाती हैं, कल्टिवेट की जाती हैं? 1 is rubber, 2 sugarcane, 3 tea, 4 cocoa. So try this question. Options are A 1 and 2, B 1 2 3, C 2 and 4, D all of the above. Answer is D. All of the above crops are common or cultivated in the equatorial region. Question number 26 is match the following. लिस्ट 1 में दिया है आपको एरियाज लाइक जवार, खेतरी, सी. बालाघाट, डी. जादूगोड़ा, और लिस्ट 2 में आपको मिनरल्स दिए हैं यूरेनियम, जिंक, कॉपर एंड मैग्नीज. तो आप मैच करिए कौन सा मिनरल कहाँ मिलता है. ऑप्शंस देखिए इसमें. आंसर इज ए. जवार इज फेमस फॉर जिंक एंड खेतरी रीजन इज फेमस फॉर copper, and Balaghat region is famous for manganese, and Jadugoda is famous for uranium. Question number 27. Who coined the name United Nations? So United name nation name किसने दिया था? A. Franklin D. Roosevelt, B. Charles D. Gaulle, C. Tryggve Lie, and D. Winston Churchill. So try this question. Answer is A. Franklin D. Roosevelt. So Franklin D. Roosevelt is an American politician who served as 32nd president of USA from 1933 to 1945. एंड यूनाइटेड नेशन जो है इन्होंने टर्म दिया था. एंड यूनाइटेड नेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज एमिंग टू मेंटेन द पीस, सिक्योरिटी,
and develop the friendly relation among the nation and even achieve the international cooperation, and it is the center for harmonizing the actions of the different nation. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी में है. क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट मेंबर, दैट इज 193rd मेंबर कौन है यूनाइटेड नेशन के? ए पलाउ, बी साउथ सुडान, सी लिचनस्टेन एंड डी सऊदी अरेबिया. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. Answer is South Sudan. South Sudan is officially known as the Republic of South Sudan, which is a landlocked country in the East Central Africa. और it is bordered to the east by, इसके ईस्ट में क्या है? इथोपिया है, नॉर्थ में सूडान है और वेस्ट में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है और साउथ वेस्ट में इसके है DRC, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. और साउथ में क्या है? इसके युगांडा है और साउथ ईस्ट में कीनिया है. सो इसकी मैपिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसकी पॉपुलेशन जो अराउंड 12 मिलियन है, विच इज अबाउट 5 लाख लाइव्स इन द कैपिटल एंड इट इज द लार्जेस्ट सिटी. क्या है इसकी? जुबा है. क्वेश्चन नंबर 29 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच बिटवीन द UN एजेंसी एंड इट्स हेडक्वार्टर. सो इसमें से इनकरेक्ट क्या है? ए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम, बी यूनेस्को पेरिस, सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कीनिया, डी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो कीनिया में नहीं है, इट इज वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर. और ये जो है एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ 190 कंट्रीज. और इनका वर्क क्या है? टू फोस्टर द ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन करना है एंड सिक्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड टू फैसिलिटेट द इंटरनेशनल ट्रेड and even to promote the high employment and sustainable economic growth. And also it is aimed to reduce the poverty around the world, which is depend on the World Bank for its resources. और ये कब फॉर्म हुआ था? 1944 में एंड इट वाज स्टार्टेड ऑन, डेट याद रखना, 27 दिसंबर 1945. क्वेश्चन नंबर 30 इज मैच द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम देयर अडेप्टेशन. सो कॉलम ए में फीचर दिए और बी में कौन सी कंट्री से इनको अडॉप्ट किया गया है? ए फेडरलिज्म, बी फंडामेंटल ड्यूटीज, सी DPSP, डी जुडिशियल रिव्यू. सो मैच करिए कौन सी कंट्री से लिया गया है फीचर. आंसर इज ए. फेडरलिज्म जो है वो कनाडा से लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो USSR से, रशिया से लिया है एंड DPSP डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल जो है वो आयरलैंड से लिया एंड जुडिशियल रिव्यूज फ्रॉम द USA. क्वेश्चन नंबर 31, विच टू कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट आर डिस्क्राइब्ड एज द ट्विन सिस्टर कमेटी? ए पब्लिक अकाउंट एंड एस्टिमेट कमेटी, बी पब्लिक अकाउंट एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, सी लॉ कमेटी एंड कमेटी ऑफ डेलिगेटेड लेजिस्लेशन, डी कमेटी ऑन प्रिविलेजेस एंड पेटिशन. सो इसमें से किसको ट्विन सिस्टर कमेटी कहा जाता है? स्टार्ट कीजिए. Answer is A. Public Account Committee and Estimate Committee is known as Twin Sister Committee, and these both committees का वर्क क्या है? It help in strengthening the financial control of the Parliament over the Executive. और जो Estimate Committee है इसका मेन रोल जो है वो बजट प्लानिंग में होता है and it has a role before the approval of the expenditure from the Parliament. So expenditure approval करने से पहले पार्लियामेंट में इसका रोल होता है, जबकि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है इसका जो रोल है वह एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो होता है डन, क्या मतलब फाइनल किया जाता है तब रोल शुरू होता है, दैट इज ऑडिटिंग द एक्सपेंडिचर. सो ये ऑडिटिंग का काम करती है, दैट इज वाई पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट कमेटी को जो है वो ट्विन सिस्टर कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर इक्वेटेड विद द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. सो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी एक्ट को कहते हैं? ए 44th अमेंडमेंट एक्ट, बी 42nd अमेंडमेंट एक्ट, सी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, डी 24th अमेंडमेंट एक्ट. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी. 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. There are so many amendments which is done in the constitution by 42nd amendment act. So इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज जो इसने किया था वो था जो डिस्क्रिप्शन है इंडिया की, सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहते थे, तो इसने चेंज करके क्या कहा था? सॉवरन सोशलिस्ट एंड सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. एंड इट आल्सो चेंज द वर्ड यूनिटी ऑफ द नेशन टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन विच इज गिवन इन द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन.
और 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इन दी राज्यसभा आल्सो एंड इन लोकसभा आल्सो, एंड इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद द टेरिटोरियल एक्सटेंड. Question number 33 is which of the following is incorrect with regard to schedule list in the Constitution of India? A. There are total 12 schedule. B. Schedule 11 and 12th were incorporated by 73rd and 74th Constitutional Amendment Act respectively. C. The 9th schedule was added to the Constitution by the First Amendment. D. Anti-defection law is in the 10th schedule of the Constitution and it was added by the 44th Constitutional Amendment Act. तो इसमें से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है बताइए. सो आंसर इज डी. जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो 10th शेड्यूल में तो है बट इट इज नॉट एडेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. इट इज एडेड बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था 1985 में, विच वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया to achieve this. Question number 34. Which of the following is not the essential condition for political party to be recognized as a national party? So किसी भी राजनीतिक दल को अगर राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त नहीं है इसमें से? A. If a party gets 6% of total valid votes polled in the election for Lok Sabha in 4 or more states. B. If a party send 4 elected members to the Lok Sabha. C. If a party get 2% of total vote of seats in Lok Sabha from not less than 3 states. D. If a party is recognized as a state party in at least 2 states. So try this question. Answer is D. सभी स्टेटमेंट करेक्ट है बट डी इज नॉट करेक्ट बिकॉज इफ अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन एट लीस्ट 2 स्टेट इज रॉन्ग. 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए एंड दीज 3 कंडीशन आर द पार्टी जो है वो 2% ऑफ सीट विन करनी चाहिए इन द लोकसभा में एंड इट इज एटलीस्ट 3 होनी चाहिए फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स. और जनरल इलेक्शन टू लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में जो पार्टी पोल है वो 6% ऑफ वोट होना चाहिए इन 4 स्टेट्स में एंड इन एडिशन इट आल्सो विन द 4 लोकसभा सीट भी उसको जीतनी पड़ेंगी फ्रॉम एनी स्टेट. एंड थर्ड कंडीशन क्या है? पार्टी गेट रिकॉग्निशन एज अ स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट. सो इसलिए स्टेटमेंट डी इज नॉट करेक्ट. 2 स्टेट्स नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, 4 स्टेट्स होनी चाहिए एटलीस्ट. क्वेश्चन नंबर 35. हु इज द चेयरमैन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल? ए. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बी. यूनियन होम मिनिस्टर. सी. प्राइम मिनिस्टर. डी. डिफेंस मिनिस्टर. सो स्टार्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी. चेयरमैन कौन होते हैं इंटरस्टेट काउंसिल के? पीएम ऑफ इंडिया. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल है आर्टिकल 263 विच इज रिलेटेड विद द इंटरस्टेट काउंसिल एंड इट मे बी एस्टैब्लिश्ड if at any time it appears to be the president that public interest would be served by the establishment of a council. So इसको president अगर उनको लगता है कि कोई भी public interest से related है तो वो एक council बनाते हैं. और ये कब establish की गई थी? 28 में 1990 में by presidential order on the recommendation of which committee? सरकारिया कमीशन. एंड द प्रेजेंट स्टेटस जो यहाँ इसका है वो ये है, इट इज़ नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक. एंड द कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस आर सरकारिया रिकमेंडेड दैट कि जो परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल है इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल भी कहते हैं, जो कि सेटअप की जाती है अंडर आर्टिकल 263 में. एंड दिस interstate council also established pursuant to the recommendation of this commission only and it cannot be dissolved and re-established. तो इसको डिजोल्व नहीं कर सकते और दोबारा एस्टेब्लिश भी नहीं कर सकते. और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिस्कस करना और टू इन्वेस्टिगेट करना जो भी पॉलिसीज हैं एंड जो भी सब्जेक्ट है ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट एंड डिस्प्यूट्स अमंग द स्टेट्स. Question number 36. Which one of the following is not a sufficient ground for convening a joint sitting of both the houses of parliament? So इसमें से कौन सा sufficient ground नहीं है? A. Rejection of a bill by one house of parliament when the other house has passed it. B. Both the houses have finally disagreed to the amendment to be made in a bill. C. More than 6 months have elapsed from the date of reception of the bill by the other house without the bill passed by it. डी. प्रेसिडेंट हैज रिफ्यूज टू गिव हिज असेंट टू द बिल. सो इसमें से कौन सा सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है जॉइंट सिटिंग के लिए बोथ पार्लियामेंट की? सो ट्राई दिस क्वेश्चन.
Answer is D. President has refused to give his assent to the bill. Is incorrect. Because joint sitting के लिए there is a prior permission is given by the president और उनकी assent जो है वो पहले दी जाती है, so इसलिए statement D is incorrect. Question number 37. Which of the following is resulted from the Bretton Woods Conference? So इसमें से Bretton Woods Conference से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आया था? A. WTO, B. UN, C. World Bank, D. WHO. So start this question. Answer is C. World Bank. So Bretton Woods Conference जो है it is officially known as the United Nations Monetary and Financial Conference भी बोलते हैं, and it was the gathering of the delegates from 44 nations and it was met on 1st July to 22nd July 1944 in the Bretton Woods is a place in the New Hemisphere. और इसका मीनिंग क्या था? टू एग्री अपॉन द सीरीज ऑफ द न्यू रोल फॉर द पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के लिए ये बनाया गया था. क्वेश्चन नंबर 38. विद रेफरेंस टू द स्टार्टअप इंडिया स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1. इट पर्पस इज टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द SC, ST एंड द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. 2 is it provide for the refinance through SIDBI. So which of the following statement is correct? A. 1 only, B. 2 only, C. 1 and 2, D. neither 1 nor 2. So try this question. Answer is C. both 1 and 2. So stand up India scheme का main aim है it providing the people belonging to the scheduled caste और scheduled tribe और women of a country. So ये तीनों के लिए है, SC, ST एंड वुमेन के लिए. और ये क्या करती है? इसमें लोन प्रोवाइड किया जाता है बिटवीन 10 लाख से 1 करोड़ तक का विच इज बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट. और मेन एम इसका क्या है? टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप अमंग दीज ग्रुप्स. क्वेश्चन नंबर 39. द गवर्नमेंट हैज द पावर अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ 1955 टू डिक्लेयर अ कमोडिटी एज एन एसेंशियल कमोडिटी टू एंश्योर इट्स अवेलेबिलिटी टू द पीपल एट फेयर प्राइस and the commodities covered under this act. So इस commodity act में that is essential commodity act 1955 में कौन कौन सी commodity आती हैं? 1. paper, 2. fertilizer, 3. cotton and jute seed, 4. petroleum and petroleum products. Options are 1 and 4, B is 2 and 3, C 1 and 3, D all of the above. So try this question. Answer is D. All of the above statements are correct and these are included in the Essential Commodity Act of 1955. Question number 40. Deficit financing means that the government borrow money from which institution? A. RBI, B. Revenue Department, C. World Bank, D. SEBI. So try this question. Answer is A. RBI. So deficit financing क्या होता है? It is a practice in which government जो है वो spend करती है more money than it receive as a revenue. So revenue से ज़्यादा expenditure हो जाता है इसमें. And the difference being made up by the borrowing or minting the new funds. So इस difference को कैसे दूर किया जाता है? या तो government borrowing करती है या फिर new currency जो है वो mint करती है. और the influence जो होता है government deficit का वो पूरी national economy के ऊपर पड़ता है. So it may be a very great part, so that's why deficit financing is not good. Question number 41. Who recommend the minimum support price and the issue price? So किसने recommend किया था? A. Ministry of Agriculture, B. नीति आयोग, C. NABARD, D. Commission for Agriculture Cost and Prices. So try this question. Answer is D. Commission for Agriculture Cost and Prices. So CACP जो है it is a decentralized agency of government of India and it was established in 1965 as an agricultural price commission and it may be given present name जो है वो 1985 में मिला था, that is CACP जो है 1985 में आया था. पहले इसको agricultural price commission बोलते थे and it is a statutory body which is attached to the Ministry of Agriculture, Farmer Welfare and Government of India. So ये किसके अंडर आता है? Ministry of Agriculture के अंदर आता है. Question number 42. Consider the following statement regarding the Prime Minister Economic Advisory Council. Number 1. It is a statutory and permanent body. Number 2. It submits the periodic report to the Prime Minister related to the macroeconomic development and issue.
Number 3, it analyzes any economic issue which is referred to it by the PM and also advise him thereon. So इसमें से कौन सा करेक्ट है? A 1 and 2, B 1 and 3, C 2 and 3, D all of the above. So try this question. Answer is C 2 and 3 is correct and 1 is not correct because Economic Advisory Council to the Prime Minister is an independent body. It is not a permanent body. It is constituted to give advice on the economic and related issue to the government of India, which are specifically to the Prime Minister को advice देते हैं इसमें. And at present जो composition है इसकी EAC PM that is डॉक्टर विवेक देब्रॉय जो है इसके चेयरमैन है. Question number 43. Stagflation is a situation of A. High inflation combined with high employment. B. High inflation combined with high unemployment. C. High inflation which is a structural in nature. D. Unemployment adjusted for seasonal fluctuation. So try this question. Answer is B. High inflation is combined with high unemployment, then it is called as stagflation. And stagflation क्या है? It is a slow economic growth and which is relatively high unemployment और the economic stagnation हो जाता है. और दोनों जो है वो एक ही सेम टाइम पे होता है और किस वजह से होता है? बाय राइजिंग प्राइसेस, दैट इज इन्फ्लेशन की वजह से. और जो स्टैगफ्लेशन होता है इट इज आल्सो डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ द इन्फ्लेशन विच इज कंबाइंड विद द डिक्लाइन इन द जीडीपी. सो इन्फ्लेशन भी आ जाता है और साथ में जीडीपी भी जो है वो कम होने लगती है. क्वेश्चन नंबर 44. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ महारत्ना इंडस्ट्री? ए गेल, बी कोल इंडिया लिमिटेड, सी सेल, डी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इसमें से कौन सा महारत्न उद्योग नहीं है? सो स्टार्ट ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी. Airport Authority of India is not a Maharatna company. So which are the Maharatna companies? There is a list of 10 central sector enterprises which come under Maharatna companies as per January 2020. So one is National Thermal Power Corporation NTPC. Second one is Oil and Natural Gas Corporation ONGC. Third is Steel Authority of India SAIL. Fourth, Bharat Heavy Electrical Limited BHEL. And fifth, Indian Oil Corporation Limited IOCL. Sixth one is Hindustan Petroleum Corporation Limited HPCL. And seventh is Coal India Limited. Eighth is GAIL and ninth is Bharat Petroleum Corporation Limited and 10th is Power Grid. So ये सभी महारत्ना कंपनीज हैं. Number 45. HDI Human Development Index is measured with reference to 1. Real GDP per capita. 2. Life expectancy at birth. 3. Infant mortality. So options are A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 and D all of the above. So try this question. Answer is D. Human Development Index में ये सभी आते हैं. These are the measured references of the HDI as this index provide a measure to capture the 3 key dimensions of the human development, that is a long and healthy life होना चाहिए and access to knowledge and a decent standard of living. And HDI में जो है 4 key matrices होते हैं like number 1 is life expectancy at the birth which is used to assess a long and the healthy life. Question number 46. Who conduct the periodical sample survey for estimating the poverty line in India? So भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए आवधिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? A नीति आयोग, B NSSO, C Ministry of Social Justice, D CSO. So try this question. Answer is B NSSO. So NSSO क्या है और इसके फंक्शन क्या है? NSSO is स्टैंड फॉर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और इसका फंक्शन है ये कंडक्ट करती है लार्ज स्केल सैंपल सर्वे ऑन द सब्जेक्ट्स लाइक हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो है, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड. और ये डिसाइड करती है व्हाट आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन द पर्टिकुलर सर्वे राउंड. लाइक it conduct at the annual survey of industries every year and it come under which ministry? Ministry of Statistics and Program Implementation. Question number 47 is related with the budget and earlier I discussed budget part in my recent video, so watch this video to get more detail about the budget and census of India and Haryana. So question option are A
45,000 crore, B 48,000 crore, C 35,000 crore, D 73,000 crore. So try this question. एमजी नरेगा को कितना फंड दिया गया है बजट 2021-22 में? आंसर इज डी 73,000 करोड़. सो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन भी पीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको मेंस में भी लिखना पड़ता है, तो उसको लर्न कर लीजिएगा. Question number 48 is match the following. Some important books on the economics are given in list 1 and authors are given in list 2. So match list 1 with list 2. In list 1, A. The Wealth of Nation, B. Big Push Theory, C. Planned Economy for India, D. Money Illusion. Match list 1 with list 2. Try this question. Start. Answer is A. The Wealth of Nation book is written by Adam Smith. And Big Push Theory is book of A.R. Rodon, and Planned Economy for India is of M. Vishweshwarya, and D. Money Illusion is of Irving Fisher. तो ये सब बुक्स के नेम याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है पीटी एग्जाम के लिए. Question number 49 is which of the following is not a indirect tax? 1 is sales tax, B. income tax, 3 gift tax, 4th excise duty tax. तो इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है? ऑप्शंस आर ए 1, 2, 3, बी 2, 3, सी 1 and 4, डी नन ऑफ द अबव. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी 2 and 3 इज नॉट अ इनडायरेक्ट टैक्स. दैट इज इनकम टैक्स और गिफ्ट टैक्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है. Question number 50 is of match the following. There are some institutions are given with their year of establishment. So match list 1 with list 2. A. NABARD, B. SIDBI, C. LIC, D. Regional Rural Bank. So options are given. Match the following. Try this question. Answer is A. NABARD जो है वो 1982 में आया था, and SIDBI came in 1990, and LIC in 1956, and Regional Rural Bank in 1975. Question number 51 is ऐती मार पाई कुरलाने तैन की दर्द न आए was written by गुरु नानक देव जी after the invasion by which ruler? A. हुमायूं, B. बाबर, C. औरंगजेब, D. फर्रुखशाह. आक्रमण के बाद गुरु नानक देव जी के द्वारा ऐती मार पाई कुरलाने तैन की दर्द न आया लिखा गया था. सो ऑप्शंस दे दिए हैं. ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी बाबर. तो गुरु नानक देव जी जो हैं वॉज बोर्न ऑन 15 अप्रैल 1469 एंड हिज डेथ वॉज इन 22 दिसंबर 1539 एंड ही इज आल्सो रेफर्ड एज बाबा नानक, दैट इज फादर नानक. और ये फाउंडर है सिखिज्म के एंड ही इज द फर्स्ट ऑफ द 10 सिख गुरु. और इनका बर्थ जो है वो पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है एज अ गुरु नानक गुरु पर्व ऑन कटक पूर्णमासी में, दैट इज फुल मून ऑफ कटक में, अक्टूबर नवंबर में जो होता है. And Nanak is said to be traveled far and wide across Asia and teaching the people the message of Ekam Onkar, that is one God, who dwells in every one of his creation and constitute the eternal truth. So इसी concept से he would set up a unique spiritual, social and political platform which was based on equality, fraternal love, goodness and virtue. और जो नानक जी के वर्ड हैं it was registered in the form of 974 poetic hymns और शब्द भी कहते हैं जिसे इन द होली टेक्स्ट ऑफ सिखिज्म, दैट इज गुरु ग्रंथ साहिब जी, विथ सम ऑफ द मेजर प्रेयर्स बीइंग दैट जपजी साहिब, दैट इज जप टू रिसाइट जी, एंड साहिब आर द सफिक्स विच सिग्निफाई द रिस्पेक्ट फॉर दिस. एंड अस दीवार इज द बैलेड ऑफ होप एंड सिद्ध गोष्ठ इज द डिस्कशन विद द सिद्धास. So it is the part of Sikh religion's belief that the spirit of Nanak Ji's sanctity, divinity and the religious authority descended upon each of the 9 subsequent gurus when the guruship was devoted on to them. So this is all about Guru Nanak Dev Ji. Question number 52. While watching 3-dimensional pictures, we need to wear A. Polaroid glass, B. Convex glass, C. Magnifying glass, D. Concave glass. सो 3D डायमेंशनल पिक्चर्स के लिए हम कौन सा ग्लास वियर करते हैं? सो ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए पोलराइड ग्लास. सो पोलराइड ग्लास क्या होता है? इट इज अ सन ग्लास विच इज स्पेशलाइज्ड एज आई वियर डिजाइन टू रिड्यूस द ग्लेयर फ्रॉम द सरफेस. एंड जैसे कि वाटर स्नोर ग्लास जो है इससे ये
ग्लेयर जो है रिड्यूस करता है, तो इसको हम यूज करते हैं. इट इज आल्सो नोन एज पोलर OID सन ग्लासेस. एंड ग्लेयर जो होता है इट डिजॉर्ट्स द ट्रू कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मेक देम हार्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, which is used in the 3-dimensional pictures to watch. Question number 53 is, when water is heated from 0 degree Celsius to 10 degree Celsius, how does its volume change? So जब हम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया करते हैं तो उसका आयतन कैसे बदलता है? A, it shall increase. B, it shall decrease. C, it shall first increase and then decrease. D, it shall first decrease and then increase. So try this question. Answer is D, it shall first decrease. पहले वो कम होता है और फिर बाद में increase हो जाता है. Question number 54 is, चुन कार आज हमें हिलाते दार गुजाहत हलाल अस्त बर्डन बी शमशेर दस्त. ये वर्स जो है इट इज अ पार्ट ऑफ विच वर्क बाय द गुरु गोबिंद जी? A, जाप साहिब. B, चंडी दीवार. C, जफरनामा. D, विचित्र नाटक. So try this question. Answer is C, Zafarnama. What is Zafarnama? Zafarnama was a spiritual victory letter which was sent by Shri Gobind Singh Ji in 1705 to Mughal Emperor of India Aurangzeb. And after the किस बैटल के बाद उन्होंने ये लेटर दिया था? After Battle of Chamkor. And this letter is written in the Persian script and the verses. और ये जो वर्जन है it is currently in the circulation and is found in the Dasam Granth also, which is the compilation of Guru Granth Singh poetry. एंड गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है और पर्शियन वर्ड जो है वो यूज किया गया इस ग्रंथ के अंदर. एंड गुरु गोबिंद सिंह जी सेंट द भाई दया सिंह विद द हेल्प ऑफ द नायब सूबेदार दैट इज हाजी सरदार शाह टू डिलीवर द जफरनामा टू एम्परर औरंगजेब इन अहमदनगर. और किस डेट पे किया था? 5 जनवरी 1707 में. एंड दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ द रमदान ऑफ दैट ईयर. नंबर 55, द लीडर ऑफ द जैन गण वॉज नोन एज. एक जैन गण के नेता के रूप में किन्हें जाना जाता है? A, गणपति. B, गंधर. C, गणराज. D, गणक. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज B, गंधर. Question number 56, Harappan seals were made mostly of A, steatite. B, red sandstone. C, terracotta. D, ivory. So try this question. आंसर इज A, स्टीटाइट. सो हरप्पन सील जो है स्टीटाइट से बनी हुई है मोस्टली. क्वेश्चन नंबर 57, इबन बतूता द फेमस मुस्लिम एक्सप्लोरर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक बिलोंग टू विच कंट्री? A, इजिप्ट. B, मोरक्को. C, ईरान. D, ओमान. सो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक थे जिनका नाम था इबन बतूता, वो किस देश से आए थे? सो ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज B, मोरक्को. सो इबन बतूता जो है वो मोरक्को से बिलोंग करते थे, दैट इज अफ्रीका. एंड ही ट्रेवल टू इंडिया इन द 14th सेंचुरी. और इनको ही इज आल्सो नोन एज द बेस्ट नोन ट्रेवलर एंड एक्सप्लोरर. एंड वूज अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट हिज ट्रेवल्स एंड एक्सकर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 30 ईयर्स. सो इन ऑलमोस्ट 30 ईयर्स तक इनके डॉक्यूमेंट्स को यूज किया गया है. एंड ही इज अराइविंग इन द सिटी ऑफ दिल्ली इन 1334 में आए थे. एंड ही वन द एम्प्लॉयमेंट एज अ जज अंडर द मोहम्मद बिन तुगलक. सो ये जज थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे. नंबर 58, इन एन अनडैमेज ब्लड वेसल कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन इज प्रिवेंटेड बाय A, heparin. B, factor 6. C, calcium. D, fibrogen. So try this question. Answer is A, heparin. Question number 59, vinegar is a solution of A, 5 to 20% of acetic acid in water. B, 25 to 30% of acetic in water. C, 50% of acetic in water. D, 90 to 95% of acetic acid in water. So try this question. सिरिका किसका विलयन है? Answer is A, 5 to 20% acetic acid in water is solution of vinegar. Question number 60 is iodized salt is A, mixture of potassium iodide and common salt. B, mixture of molecular iodine and common salt. C, only potassium iodide. D, compound formed by the combination of molecular iodine and common salt.
So try this question. This is the most repeated question of the exam. Answer is A. It is a mixture of potassium iodide and common salt. So friends, 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं. आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं. एंड दीज आर द वेरी, एज आई सेड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टेड क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे. यूपीएससी, पीसीएस, एचसीएस में सब जगह आएंगे. सो आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए. और अगर आपके 80 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और आप पीटी क्रैक कर रहे हैं, ये फाइनल है. सो आप इसको सीरियसली अटेम्प्ट करते रहिए. सो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Question number 61. Which of the following medical procedure uses the principle of total internal reflection? A. Endoscopy, B. CT scan, C. X-ray, D. None of the above. So try this question. Answer is A. Endoscopy. Question number 62. Velocity of sound in air does not depend on A. Humidity of air, B. Pressure of air, C. Density of air, D. Temperature of air. सो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो एयर में होती है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती इनमें से. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी, दैट इज प्रेशर ऑफ एयर. क्वेश्चन नंबर 63. द हाइड्रोलिक ब्रेक यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ ए. पास्कल लॉ, बी. आर्किमिड प्रिंसिपल, सी. बर्नौली थ्योरम, डी. टोरिसेली लॉ. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए, पास्कल लॉ. सो पास्कल लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर व्हेन अप्लाइड टू एन एनक्लोज फ्लूइड विच विल बी ट्रांसमिटेड विदाउट अ चेंज इन द मैग्नीट्यूड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड इवन टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. और ये जो प्रेशर होता है इट इज एट एनी पॉइंट इन द फ्लूइड इज इक्वल टू ऑल डायरेक्शन. और आर्किमिड प्रिंसिपल क्या कहता है? इट स्टेट दैट अ बॉडी जब हम इमर्स करते हैं ना फ्लूइड, इट इज सब्जेक्टेड टू एन अपवर्ड फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड. एंड दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. और बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है? इट सिंपली स्टेट दैट कि जो टोटल एनर्जी होती है पर यूनिट मास ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड एट एनी पॉइंट इन अ सब सरफेस, इट इज द सम ऑफ द कैनेटिक पोटेंशियल एंड फ्लूइड प्रेशर एनर्जी विच इज इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू. और टोरिसेली थ्योरम क्या बोलता है? इट इज आल्सो कॉल्ड एज टोरिसेली लॉ भी बोलते हैं होते हैं. एंड विच इज आल्सो अ टोरिसेली प्रिंसिपल एंड इक्वेशन आल्सो. सो ये क्या कहता है कि स्पीड दैट इज डिनोटेड बाय द वी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग अंडर अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज आउट ऑफ अ ओपनिंग इन अ टैंक इज प्रोपोर्शनल जॉइंटली टू द स्क्वायर रूट ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस. सो जो लिक्विड जो फ्लो करता है किसी भी कंटेनर के अंदर, उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जॉइंटली जो स्क्वायर रूट होता है वर्टिकल डिस्टेंस का, दैट इज एच, एंड बिटवीन द लिक्विड सरफेस एंड द सेंटर. सो दीज ऑल आर द डेफिनेशंस ऑफ दीज ऑल लॉज. Now come to question number 64. Nail polish remover contains. So nail polish remover में क्या होता है? A. petroleum ether, B. acetone, C. benzene, D. acetic acid. So try this question. Answer is B. acetone. So acetone होता है इसमें. Question number 65 is light year is a unit of A. light, B. time, C. astronomical distance, D. intensity of light. So ये क्वेश्चन बहुत बार आता है. Very easy question. Try this question. Answer is C. It is an astronomical distance. So light year is a unit of astronomical distance. Question number 66 is which of the following instrument is used for measuring the depth of the ocean? So ocean के depth को हम किस instrument से measure करते हैं? A. barometer, B. galvanometer, C. ammeter, D. fathometer. So try this question. Answer is D. fathometer. Question number 67. Which of the following processes does not take place during the photosynthesis? तो इसमें से कौन सी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के टाइम पे नहीं होती है? A. splitting of water molecule into the hydrogen and oxygen, B. conversion of light to a chemical energy, C. absorption of light energy by chlorophyll, D. chlorophyll degradation. So try this question. Answer is D. chlorophyll degradation नहीं होता इसमें. Even absorption of light energy is done by the chlorophyll only. Question number 68 is which of the following has a pH of about 10? So इसमें से किसका pH 10 होता है? A. blood,
B. Gastric juice. C. Sodium chloride. D. Milk of magnesia. So try this question. Answer is D. Milk of magnesia. So ये PS से क्वेश्चन आता है, चाहे वो BPSC हो, HCSC हो, कोई भी एग्जाम हो, इवन UPSC भी पूछता है. द pH स्केल जो है इट इज रेंजेस फ्रॉम 0 to 14 और जो 7 pH होता है इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल एंड pH लेस देन 7 जो है उसको एसिडिक बोलते हैं और ग्रेटर देन 7 को अल्कलाइन दैट इज बेसिक बोलते हैं. सो बैटरी एसिड जो है कुछ इंपॉर्टेंट कि मैं आपको pH बता रही हूँ जो एग्जाम में आता है. बैटरी एसिड जो है उसका pH है 1.0 और लाइम का है 1.8 to 2.0. लेमन जूस का है 2.2 to 2.4. विनेगर का होता है 2.9, ऑरेंज जूस का 3.7, टमाटो का 4.0 से 4.5 होता है, कॉफी का 5.0 होता है और टी का 5.5 होता है. एंड यूरिन का भी पूछते हैं 6.0 होता है. बटर का होता है 6.1 to 6.4. वाटर का पूछा जाता है 7.0. ह्यूमन सलाइवा का होता है 6.5 से 7.5. सो ये डिफरेंट डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं वही ज्यादातर पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है. तो ह्यूमन ब्लड का आप याद रखिएगा pH होता है 7.3 से 7.5 और वाटर और पानी का कितना होता है 7.0 होता है. बेकिंग सोडा का भी पूछते हैं इट इज 8.3. सो आप ये pH आप लर्न कर लीजिएगा, इनको ये आता है एग्जाम में. क्वेश्चन नंबर 69 इज वेयर फ्रॉम इज लिटमस डाई इज एक्सट्रैक्टेड. सो लिटमस डाई को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ए अलाइकन, बी अ लाइवरवॉट, सी अमोज, डी अपेटाइडोफाइट. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए lichen. Question number 70 is in order to prevent the oxidation of potato chips during the storage in the sealed bag, chips manufacturer seal the packet in the presence of. So सील बंदी बैगों में जो भंडारण के दौरान आलू के चिप्स होते हैं उसमें ऑक्सीकरण को रोकने के लिए चिप निर्माता जो है वो पैकेट को किसकी उपस्थिति में सील करते हैं? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. Answer is D, that is nitrogen. Question number 71. Who became the first ever batsman to score 3000 runs in T20 International? So इसमें से T20 International में 3000 scores किसने बनाए हैं? A. Ben Stokes, B. Martin Guptill, C. विराट कोहली, D. Steve Smith. So try this question. स्पोर्ट्स से क्वेश्चन भी आते हैं, MPPCS में भी आते हैं और अदर एग्जाम में भी आएंगे. So answer is C. Virat Kohli. Question number 72. 2020 World Air Quality Report is recently released by A. WHO, B. World Economic Forum, C. Air Quality Index, D. IQ Air. So try this question. Answer is D. That is IQ Air. तो वट इज IQ Air? IQ Air एक स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि स्पेशलाइजेशन है इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एयरबोर्न पोल्यूटेंट एंड इवन डेवलपिंग द एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग भी करती है और एयर क्लीनिंग प्रोडक्ट से भी जुड़ी हुई है ये कंपनी. और इट आल्सो ऑपरेट द एयर विजुअल और रियल टाइम एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती है. सो ये इंडेक्स जो है रिसेंटली रिलीज किया गया है. इट इज नोन एज वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट. सो ये एग्जाम में रिपोर्ट से क्वेश्चन आता है, आप पढ़ लीजिएगा. और IQ Air का जो फाउंडर है उसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, मैनफ्रेड हेम्स. क्वेश्चन नंबर 73 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड द रिसर्च प्रोजेक्ट REHAP? ए. खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, बी. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सी. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डी. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. सो प्रोजेक्ट REHAP कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है बताइए? आंसर इज ए. खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज के अंडर आता है. सो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन को KVIC भी बोलते हैं. ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दैट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट ऑफ 1956. और अप्रैल 1957 में इट टुक ओवर द वर्क ऑफ द फॉर्मर. जो पहले कमीशन थी उसका वर्क भी इसी कमीशन को मिल गया है. दैट इज ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड था, अब वो भी KYC वर्क करती है. इसका मेन फंक्शन क्या है? इट इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. सो ये मिनिस्ट्री UPSC में और अदर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको लर्न कर लीजिएगा. जो KVIC है वो MSME मिनिस्ट्री के अंडर आती है एंड इट इज वर्क विद द रिगार्ड टू खादी एंड विलेज इंडस्ट्री विद इन इंडिया.
और इसका मेन काम क्या है? टू प्लान, प्रमोट एंड फैसिलिटेट, ऑर्गेनाइज करना एंड असिस्ट करना इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज इन कोऑर्डिनेशन विद द अदर एजेंसीज आल्सो, लाइक एंगेज इन द रूरल डेवलपमेंट के अंदर जो जो एजेंसीज हैं उसके साथ भी ये मिलकर वर्क करती है। और कमीशन के 3 मेन ऑब्जेक्टिव है जो मेंस में भी आते हैं। सो फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव है, ये प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज में। सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव है जो कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, इट प्रोवाइडिंग द सेलेबल आर्टिकल्स। थर्ड इज द वाइडर ऑब्जेक्टिव है विच इज इट क्रिएटिंग द सेल्फ रिलायंस अमंग द पीपल एंड बिल्डिंग अप अ स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो अच्छे से देख रहे हो और एक्सप्लेनेशन सुन रहे हैं तो आपको की पॉइंट्स जो होते हैं मेंस में लिखने के लिए और आपके पीटी के पॉइंट्स सब यहीं से प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। बाकी आप अपनी मेंस की प्रैक्टिस के लिए हमारी मेंस टेस्ट सीरीज जो है लाइक 20 टॉपर सीरीज में 15 सितंबर के बाद स्टार्ट कर रही हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बीपीएससी के लिए ऑलरेडी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज मेंस की प्रैक्टिस आपको रिटन प्रैक्टिस से ही होगी और राइटिंग स्किल जब आपके डेवलप होंगे तभी होगी, तो उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। अदर इंपॉर्टेंट पीटी और जो भी मेन के लिए जो मटेरियल है वो मैं आपको साथ के साथ वीडियोस में देती रहती हूँ, तो आप इसको सीरियसली लीजिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताती हूँ उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें, और नहीं नोट डाउन करना है तो वीडियो को बार बार सुने और उसको याद कर लें। Now question number 74, which of the following is the second largest arm importer in 2016-2020? A India, B China, C Saudi Arabia, D Australia। So ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर कौन है वर्ल्ड में? सो ट्राई दिस क्वेश्चन। आंसर इज A। सो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर इन 2016 to 2020 और सऊदी अरेबिया जो है वो फर्स्ट आर्म इम्पोर्टर है। सो सेकेंड नंबर पे इंडिया और फर्स्ट पे सऊदी अरेबिया है। क्वेश्चन नंबर 75 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम 121st मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ऑप्शन इज ए टर्की, बी जर्मनी, सी स्पेन, डी इटली। सो करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में, बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज डी इटली। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? ये इट इज एन अलायंस ऑफ 121 कंट्री विच इज इनिशिएटेड बाय इंडिया एंड मोस्ट ऑफ देम आर सनशाइन कंट्रीज विच लाई either completely और पार्टली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो आईएसए के अंडर जो भी कंट्रीज जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के अंडर आती है वो आती हैं, एंड अदर कम्प्लीटली और पार्टली कंट्रीज जो हैं वो भी आती है इसमें। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है it is of the alliance to work for efficient consumption of solar energy to reduce the dependence on the fossil fuel। सो फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस जो है लोगों की वो कम हो जाए और सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और ये इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया था? इट वाज फर्स्ट प्रपोज बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इन अ स्पीच इन नवंबर 2015। और कहाँ पर किया था? वेम्बले स्टेडियम ऑफ लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, इन विच ही रेफर टू द सनशाइन कंट्रीज एज अ सूर्य पुत्र। तो इन्होंने सनशाइन कंट्री के बारे में बताया था और सन्स ऑफ सन बोला था उन कंट्रीज को। और ये जो आईएसए अलायंस है इट इज अ ट्रीटी विच इज बेस्ड इन द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दीज कंट्रीज डू नॉट फॉल विद इन द ट्रॉपिक्स कैन ज्वाइन द अलायंस एंड एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के साथ साथ अगर अदर कंट्रीज भी इसका बेनिफिट लेना चाहती है तो वो भी इसका मेंबर बन सकती है। बस एक्सेप्शन क्या है कि वो उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाएंगे, वोटिंग राइट्स जो है वो सिर्फ ट्रॉपिकल कंट्रीज के लिए हैं। एंड आफ्टर द यूनाइटेड नेशन इट इज द लार्जेस्ट ग्रुपिंग ऑफ द स्टेट्स वर्ल्ड वाइड। और ये इनिशिएटिव जो है इट इज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट इंडिया अफ्रीका समिट विच इज अ मीटिंग ऑफ द मेंबर कंट्रीज अहेड ऑफ 2015 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस। सो वहां पर ये लॉन्च किया गया था कॉन्फ्रेंस में, पेरिस में जो हुआ था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है आईएसए का इट इज ओपन फॉर द सिग्नेचर इन द मराकेश मोरक्को इन 2016। सो इसमें जो कंट्रीज ने साइन करना शुरू किया था वो कहाँ से शुरू किया था? मराकेश मोरक्को से 2016 में, एंड इवन अभी तक जो है अराउंड 200 कंट्रीज ने इसको ज्वाइन कर लिया गया। सो ये सारा इंपॉर्टेंट है पीटी और मेंस के लिए, इसको अच्छे से सुनिएगा। Now question number 76 is the term Sinatra doctrine is recently seen in news. What does it mean? A. Its policy of the Quad nation. B. Its policy of Indian government to stop China's aggressive policy.
C. It's a policy of European Union to stop China aggressive policy. D. It's policy of United Nations to stop China's aggressive policy. So सिनात्रा सिद्धांत से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है? Try this question. Answer is C. Sinatra Doctrine is a policy of European Union to stop China's aggressive policy. Question number 77 is, which country's Supreme Court has launched the translation software Amar Vasha which is based on the artificial intelligence? So ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये सभी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आपको रिसर्च करके हमारे जो एक्सपर्ट टीम है जो ऑलरेडी एग्जाम बहुत बार क्रैक कर चुके हैं, पीटी मेंस और इवन इंटरव्यू भी दे रही हैं और उनका सिलेक्शन भी हो गया, तो वो हम सब मिलके इनको क्वेश्चंस को तैयार करते हैं. तो आप इन क्वेश्चंस को सीरियसली लीजिए और ये क्वेश्चन सोल्व करिए. सो ऑप्शंस आर ए भूटान, बी इंडिया, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी बांग्लादेश. Question number 78. Baralacha Pass is located in which of the mountain range? A. Karakoram, B. Ladakh, C. Pir Panjal, D. Jaskar. So try this question. Answer is D. Jaskar range. In Himachal Pradesh to the Leh district in Ladakh, and the Leh Manali highway जो है it traverses this pass. So this question is very important for exam. Now Baralacha La जो है it is the two headwater of the Chenab river, चंद्र एंड द भाग, एंड इट ओरिजिनेट नियर द बारालाचा पास ओनली. एंड जो भाग रिवर है ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द सूर्यताल लेक से विच इज सिचुएटेड नियर फ्यू किलोमीटर ही है टुवर्ड्स द मनाली. एंड चंद्र रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द ग्लेशियर इन दिस रीजन ओनली. और नेटिव नेम जो है चेनाब का उसको चंद्र भाग बोलते हैं विच रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ चंद्र एंड भाग रिवर डाउन स्ट्रीम. एंड जो ये पास है ये एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन द भाग रिवर एंड यूनाम रिवर. Come to question number 79. Which Indian American has been appointed by the USA President Joe Biden as his Deputy Assistant and Director of the White House Military Office? So किस भारतीय अमेरिका को अमेरिकन राष्ट्रपति जो बिडेन ने व्हाइट हाउस सैन्य कार्यकाल में अपने उप सहायक और निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ए. जगदीश गुलाटी, बी. श्रेयास जैन, सी. मंजू वर्गीस, डी. रिचर्ड वर्मा. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. Answer is C. Maju Varghese. Question number 80. Which team has won the Indian Super League IESL 2021? A. Mumbai City FC, B. FC Goa, C. ATK Mohan Bagan, D. Hyderabad FC. So try this question. Answer is A. Mumbai City FC. Question number 81. Which state government has ordered the removal of all roadside religious structure? A. Uttar Pradesh, B. Rajasthan, C. Haryana, D. Punjab. So try this question. Answer is A. Uttar Pradesh has ordered the removal of all roadside religious structures. Question number 82. Which of the following country is our India's second biggest oil supplier? A. Saudi Arabia, B. USA, C. UAE, D. Qatar. So try this question. Answer is B. USA. USA is India's second biggest oil supplier. And first one is Iraq. So biggest जो है वो इराक है और second biggest जो है वो USA है. Question number 83 is, the 5th annual Democracy Report 2021 is released by A. VDEM Institute, B. Economic Intelligence, C. World Economic Forum, D. Freedom House. So try this question. Answer is A. VDEM Institute जो है वो Democracy Report 2021 रिलीज करता है. Question number 84 is, the Global Ayurveda Festival 2021 is held in A. Kerala, B. Tamil Nadu, C. Uttar Pradesh, D. Andhra Pradesh. So try this question. Answer is A. Kerala. Question number 85 is, who is appointed as the new Prime Minister of Italy? A. Mario Draghi, B. Paolo Gentiloni, C. Giuseppe Conte, and D. Arnaldo Forlani. So try this question. Answer is A. Mario Draghi. He is an Italian economist.
banker, an academic, and even a civil servant and politician who has been serving as a PM of Italy since 13 February 2021. और ये पहले जो है he was served as a president of European Central Bank from 2011 to 2019. Question number 86 is NH71A connect which two cities of Haryana? A. Rohtak Panipat, B. Rohtak Karnal, C. Rohtak Faridabad, D. Rohtak Ambala. So try this question. Answer is A. Rohtak Panipat. So National Highway 71 जो कनेक्ट करता है जलंधर इन पंजाब टू रिवाड़ी इन हरियाणा और इसका डिस्टेंस जो है वो 307 किलोमीटर है. Question number 87 is which district of Haryana state does not touch the border of any other state of India? So कौन सी हरियाणा का ऐसा राज्य है जो भारत के किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूता है? A. यमुनानगर, B. रिवाड़ी, C. गुरुग्राम, D. रोहतक. सो इस टाइप के क्वेश्चन बाउंड्री रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में मैपिंग से आते हैं, तो आप इसको अटेम्प्ट करिए. आंसर इज डी रोहतक. सो रोहतक जो है वो एक लैंडलॉर्ड डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का जिसकी किसी भी अदर स्टेट से बॉर्डर नहीं लगता बिकॉज ये लैंडलॉक्ड है. इसके नॉर्थ में जींद है, वेस्ट में भिवानी है और नॉर्थ ईस्ट में सोनीपत है और साउथ में झज्जर है. क्वेश्चन नंबर 88 इज व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ हरियाणा? ए 44,212 किलोमीटर स्क्वायर, बी 46,213 किलोमीटर स्क्वायर, सी इज 48,314 किलोमीटर स्क्वायर. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. टोटल एरिया बताइए हरियाणा का कितना है? आंसर इज ए 44,212 स्क्वायर किलोमीटर इज द एरिया ऑफ हरियाणा. हरियाणा जो है एक स्टेट है विच इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री एंड इट इज कार्व्ड आउट ऑफ द फॉर्मर स्टेट ऑफ ईस्ट पंजाब से ये बना था ऑन 1 नवंबर 1966 में. और मैंने ये सारी डिटेल अपनी HCS क्रिस्पी पॉइंट में दिया है, तो आप उसको देखिएगा. अगर आप इसका एग्जाम दे रहे हैं आपको और ज़्यादा डिटेल में ये सारा वहाँ पे मिल जाएगा. और इसकी जो कंट्री में रैंक है वो 22nd है इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इज़ लेस देन 1.4% ऑफ द इंडियाज लैंड एरिया. चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है. फरीदाबाद इसकी नेशनल कैपिटल रीजन एरिया है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ दिस स्टेट. गुरुग्राम एक लीडिंग फाइनेंशियल हब है, NCR रीजन है विच हैज़ द मेजर फॉर्च्यून ऑफ 500 कंपनीज लोकेटेड है यहाँ पर. और हरियाणा के अंदर 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, 22 डिस्ट्रिक्ट हैं और 72 सब डिवीजन है और 93 रेवेन्यू तहसील है, 50 सब तहसील है, 140 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं और 154 सिटीज हैं और टाउन्स हैं. और विलेजेस जो है पिछली बार एग्जाम में पूछा था, तो ये क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं. आपको पता होना चाहिए आप जिस भी एग्जाम का स्टेट PCS का एग्जाम का इंटरव्यू एग्जाम PT कुछ भी दे रहे हैं तो यहाँ पे विलेजेस हैं 6,848 विलेजेस. और विलेज पंचायत कितनी है? 6,222 दैट इज 222 विलेज पंचायत हैं. क्वेश्चन नंबर 89 ढींगरा कमीशन इज सेटअप टू इंक्वायर अबाउट A. कॉल स्कैम, B. 2G स्कैम, C. CWG स्कैम, D. DLFN स्कैम. सो इसमें से ढींगरा कमीशन किससे रिलेटेड है? ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज D. इट इज रिलेटेड विद DLF लैंड स्कैम. Question number 90 which is the birthplace of Sher Shah Suri? A. Karnal, B. Narnaul, C. Rohtak, D. Jind. So try this question. Answer is B. Narnaul. So Sher Shah Suri जो है he was born in 1486 and he is also known as Farid Khan and he is the founder of Suri Empire in India. और इनकी कैपिटल जो है वो सासाराम में थी जो कि मॉडर्न डे में पार्ट है बिहार का. एंड ही इंट्रोड्यूस द करेंसी रूपी. और शेरशाह सूरी जो हैं ही टुक द कंट्रोल ऑफ द मुगल एम्पायर इन 1540 और एक्सीडेंटली इनकी डेथ हो गई थी 1545 में. तो इनके सन जो थे जिनका नाम था इस्लाम शाह वो इनके सक्सेसर बन गए थे. एंड ही आल्सो फर्स्ट सर्व्ड एज अ प्राइवेट बिफोर राइजिंग टू द बिकम अ कमांडर इन द मुगल आर्मी अंडर द बाबर. और फिर बाद में ये गवर्नर ऑफ बिहार बन गए थे. इन 1537 में जो बाबर के सन थे हिमायू was elsewhere on an expedition of Sher and Sher over in the state of Bengal में वो चले गए थे. And he established the Suri dynasty there. And he is a brilliant strategist and he even proved himself as a gifted Muslim administrator as well as a capable general. And इनकी reorganization of empire जो है it laid the foundation for the later Mughal emperor Akbar and his son Humayun also.
सो इनकी जो 5 ईयर रूल था 1540 से 1545 में, इस रूल में इन्होंने बहुत सारे न्यू इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप किया था। और जो एग्जाम में पूछा जाता है कि रुपया किसने दिया था, दैट इज इट इज इशूड बाय द शेरशाह सूरी ओनली। ये एग्जाम में हमें बहुत बार आता है क्वेश्चन। एंड फ्रॉम टंका एंड ही इवन ऑर्गेनाइज द पोस्टल सिस्टम ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और कुछ इनके स्ट्रैटेजीज कंट्रीब्यूशन जो थे, दीज आर आइडलाइज बाय द मुगल एम्परर्स लेटर एंड मोस्ट जो इम्पोर्टेंट रूलर थे वो अकबर थे, इन्होंने बहुत ज्यादा इनको आइडलाइज किया था। एंड शेरशाह सूरी जो है वो फर्दर इन्होंने डेवलप किया था हिमायू का दीनापना सिटी एंड इट इज नेम्ड इट शेरगढ़। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमायू की दीनपना सिटी जो है वो इन्होंने डेवलप की थी, इसका नाम है शेरगढ़। एंड ही इवन रिवाइव द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र विच हैज बीन इन द डिक्लाइन सिंस 7th सेंचुरी सी में, पटना में जिसका डिक्लाइन हो गया था, तो इनको भी इन्होंने रिवाइव किया था। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनसे रिलेटेड, ही एक्सटेंडेड द ग्रैंड ट्रंक रोड जो है इन्होंने एक्सटेंड की थी फ्रॉम चिटागोंग विच इज द फ्रंटियर ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू काबुल इन अफगानिस्तान विच इज द पार्ट ऑफ फार वेस्ट ऑफ द कंट्री। और जो इनका इन्फ्लुएंस है ऑफ हिज इनोवेशन एंड रिफॉर्म विच इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड हिज ब्रीफ राइन आल्सो। हिमायू ने इनको रेफर किया था एज उस्तादे बादशाह एंड टीचर ऑफ किंग। सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस्तादे बादशाह का टाइटल किसने दिया था शेरशाह सूरी को, हिमायू ने। एंड इन हिज 7 years ऑफ हिज राइन ही नेवर लॉस्ट अ बैटल। सो इनका 7 साल का जो रूल था ये कभी भी कोई बैटल हारे नहीं। क्वेश्चन नंबर 91 इज इंडिया फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस कहाँ से स्टार्ट हुई है? ए चंडीगढ़ टू हिसार, बी अंबाला टू चंडीगढ़, सी पानीपत टू सोनीपत, डी हिसार टू सिरसा। सो ट्राई दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए चंडीगढ़ टू हिसार। क्वेश्चन नंबर 92 ड्यूरिंग विच ईयर सीट ऑफ पंजाब हाई कोर्ट शिफ्टेड टू चंडीगढ़? ए 1950, बी 1955, सी 1947, डी 1951। सो किस वर्ष में पंजाब का जो उच्च न्यायालय की सीट है वो चंडीगढ़ में आ गई थी? आंसर दीजिए। आंसर इज बी 1955। पंजाब और हरियाणा जो है इज कंबाइंड हाई कोर्ट विच इज द कॉमन हाई कोर्ट फॉर द इंडियन स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ आल्सो। एंड 28 नवंबर 2019 में देर आर अराउंड 56 जजेस हैं हाई कोर्ट में विच आर कंप्राइजिंग ऑफ 39 परमानेंट जजेस हैं और 17 एडिशनल जजेस हैं यहाँ पर। और जो पिछले जजेस हैं उसमें से जो जगदीश सिंह केहर हैं और रंजन गोगोई हैं, दीज वर एलिवेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड आल्सो बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दे बिलोंग टू हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। एंड जो कोर्ट बिल्डिंग है हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की, इट इज नोन एज पैलेस ऑफ जस्टिस और इसको डिजाइन किसने किया था? ली कॉर्बूसर ने। एंड सेवरल अदर हिज वर्क्स वर इंस्क्राइब्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको 2016 जुलाई में ऐड कर दिया गया था। और सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चीफ जस्टिस कौन है यहाँ के? रविशंकर झा। क्वेश्चन नंबर 93 इज अरेंज द फॉलोइंग स्पीकर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। 1 शन्नो देवी, बी राव वीरेंद्र सिंह, सी श्री चंद्र, 4 श्री मनफूल सिंह। सो ट्राई दिस क्वेश्चन। ऑप्शन आर ए 1 2 3 4, बी 2 1 4 3, सी 3 4 2 1, डी नन ऑफ द अबव। सो कौन कब आए थे इसके ऑर्डर में इनको अरेंज करना है? आंसर इज ए 1 2 3 4। श्रीमती शन्नो देवी जो है वो फर्स्ट स्पीकर थी हरियाणा की फ्रॉम दिसंबर 1966 टू 17 मार्च 1967 में बनी थी। और सेकंड नंबर पे आते हैं राव बीरेंद्र सिंह जो 67 से 67 मार्च तक रहे थे, मीन्स थोड़े दिन के लिए बने थे, 17 मार्च से 23 मार्च तक। थर्ड जो है वो श्री चंद हैं जो कि 30 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1967 तक रहे थे। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आते हैं ब्रिगेडियर रन सिंह 68 से 72 तक रहे थे जो। फिफ्थ पे आते हैं श्री बनारसी दास गुप्ता एंड सिक्स्थ पे आते हैं स्वरूप सिंह। सो इम्पोर्टेंट ये है प्रेजेंट कौन है और फर्स्ट कौन है। सो प्रेजेंटली स्पीकर ऑफ हरियाणा है ज्ञानचंद गुप्ता और फर्स्ट है शन्नो देवी। क्वेश्चन नंबर 94 इज हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली इज इन विच नेचर? ए बाइकैमरल है, बी यूनिकैमरल है, या सी बोथ ए एंड बी, एंड डी इज नन ऑफ द अबव। सो ट्राई दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी, इट इज अ यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली और यहाँ पर 90 सीट्स हैं।
सो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली है। क्वेश्चन नंबर 95 इज अरेंज द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नंबर 1 इज श्री पंडित भगवान दयाल शर्मा, नंबर 2 श्री राव बीरेंद्र सिंह, थर्ड इज श्री बंसीलाल, फोर्थ इज श्री बनारसी दास गुप्ता। सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। आंसर इज ए 1 2 3 4। सो ये ऑल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगे हुए हैं। पहले पंडित भगवान दयाल शर्मा इज द फर्स्ट सीएम ऑफ हरियाणा, सेकंड पे थे राव बीरेंद्र सिंह, थर्ड थे बंसीलाल एंड फोर्थ इज बनारसी दास गुप्ता। और प्रेजेंट कौन है? मनोहर लाल खट्टर। क्वेश्चन नंबर 96 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन हरियाणा। सो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? ए फरीदाबाद, बी अंबाला, सी गुरुग्राम, डी रोहतक। सो ट्राई दिस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन आ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा भी ये, आप इसको ट्राई करिए। आंसर इज सी गुरुग्राम। और ये मैंने अपनी HCS क्रिस्पी पॉइंट में पूरा डिटेल में सारा सेंसस भी डिटेल में दिया, बजट भी दिया है। तो आप अगर एग्जाम दे रहे हैं, सीरियसली आपको क्रैक करना है, तो आप ये जाके वीडियोस देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 इज विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो। ए सोनीपत, बी हिसार, सी गुरुग्राम, डी झज्जर। सो किसका सबसे कम सेक्स रेशियो है हरियाणा में? ट्राई दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 98 द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज ए फरीदाबाद, बी अंबाला, सी रोहतक, डी पानीपत। सो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हरियाणा में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ट्राई दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 99 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ए हिसार, बी करनाल, सी कुरुक्षेत्र, डी भिवानी। सो ये एरिया वाइज है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का कौन सा है बताइए? आंसर इज डी भिवानी। So this is the last question of today's series. Question number 100. Which among the following district of Haryana has the highest sex ratio? A. Fatehgad, B. Rewari, C. Mewat, D. Sirsa. Try this question. Answer is C. मेवात। और यहाँ का सेक्स रेशियो कितना है? 907 है। सो सबसे कम जो है वो गुरुग्राम का है और सबसे ज्यादा जो है वो मेवात का है। सो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टेस्ट सीरीज। जैसा कि मैंने आपको बोला है, एग्जाम से पहले पीटी के मैं आपको 25 टेस्ट सीरीज दूंगी, यानी कि आपके पास एग्जाम से पहले 2500 क्वेश्चंस होंगे। और ये मीन्स वेरी मच प्रिडिक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अब आपकी मर्जी है, आपको अदर टेस्ट सीरीज को सोल्व करना है, यहाँ से सोल्व करना है। आप मेरी वीडियोस देखिए और ये टेस्ट सीरीज सोल्व करिए। 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, मैं गारंटी दे रही हूँ। और ये आपको 13 सितंबर को पता चल जाएगा जब मैं पेपर डिस्कस करूंगी कि क्वेश्चन यहाँ से आए हैं कि नहीं आए हैं। सो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आप इस वीडियो को देखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इस चैनल को प्रमोट कीजिए। और अगर आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चाहते हैं कि आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ से तैयारी कर सके और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। यही हमारा मोटिव है, इस चैनल का मोटिव है कि आपको जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं बट उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उनके लिए मैंने चैनल स्टार्ट किया है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, वो बुक्स तक नहीं परचेज कर पाते हैं, इवन कोचिंग नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए ये बेनिफिट है। और मैं इसलिए आपको बार बार कह रही हूँ, इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच जाए जिनके लिए मैंने बनाया है। रूरल एरियाज़ में जहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं और उस वजह से उनका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज़ इतना हेल्प कर दीजिए कि इस चैनल को उन तक पहुँचाइए। और जिनको भी ज़रूरत है, जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, उनके साथ ये शेयर कीजिए। एंड दिस इज़ व्हाट आई नीड फ्रॉम यू फ्रेंड्स। सो आप इसको करिए ऑनेस्टली, जैसे मैं अपना काम ऑनेस्टली कर रही हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप इस टेस्ट को लगाइए, कितने आंसर सही हो रहे हैं। अगर आपके कम हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करिए, एटलीस्ट बताइए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सीरीज। जय हिंद।